Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue IPSC naming and we will see the questions asked in the different year. First question is write the question, write the IUPAC name of the following complex complex is Cr H2O Cl2 En and Cl. Okay, En, what is En? En is ethylene diamine. Okay, and this one is the first, and second is write the, this one is the first and this one is second. Write the formula for following. Write the formula for following complex. Okay, pentamine nitrito O cobalt third. ओके, पेंटामीन। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 मार्क्स में 2015 में दिल्ली में पूछा हुआ है, 2015 दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के लिए पूछा हुआ है। तो अब इसके नेम कैसे लिखेंगे? तो पहले इसका नेमिंग लिखते हैं। हमें याद रखना है कि जब ढेर सारे अगर लिगेंड्स हैं तो ढेर सारे लिगेंड्स के नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर में उसको लिखना है। पहले लिगेंड का नाम, काउंटर आयन यहाँ पे क्लोराइड है, तो ये हमेशा जो है कि अगर काउंटर आयन नेगेटिव है तो उसको हमेशा जो है कि ऑक्सीडेशन नंबर के बाद लिखते हैं। उसको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद लिखते हैं। आई बात समझ? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, here is NH32, okay, and its name will be diamine amine dichloro ethylene diamine diamine, okay, and its oxidation number will be chromium third chloride, okay, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। यहाँ पे डाईएमीन, डाईक्लोरो, इथाइलिन डाईएमीन, क्रोमियम डाई
क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि कैसे ये नाम लिखा गया। अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो एमीन पहले आ जाएगा ए, फिर सी, फिर ई, ठीक है। तो हमने वही काम किया यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फिर चूँकि यहाँ पे अगर हम Cl हटाएं, ये क्लोरीन यहाँ से हटाएं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जो है कि यहाँ मेटल का नाम क्रोमियम लिखा गया। और यहाँ पे 3 नेगेटिव हैं, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में 3 आ गया। काउंटर आयन नेगेटिव है तो इसको केवल क्लोराइड लिखेंगे। 2, 4, 6 जितने भी रहें तो भी हम केवल एक ही नाम लिखेंगे, वहाँ डाइट्राई नहीं लगाएंगे। तो ये आई होप ये समझ में आ गया। डाईएमीन, डाईक्लोरो, ओके। और यहाँ पे डाईक्लोरिडो भी कहीं कहीं मिलेगा, डाईक्लोरिडो भी लिख सकते हैं इसको, डाईक्लोरिडो। एथिलीन डाईएमीन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डाईएमीन एमाइन डाईक्लोरो क्लोरिडो इथेन इथेन 1, 2 डाईएमीन एंड क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ओके, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा 1 वर्ड लगना चाहिए। ये क्या लगना चाहिए? 1 वर्ड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द, अब कॉम्प्लेक्स का जब हमें स्ट्रक्चर लिखना होगा, हमने यहाँ पे क्या किया था? पहले लिगेंड का नाम लिखा, फिर मेटल का नाम लिखा, फिर लास्ट में जो है कि काउंटर आयन का लिखा। अब यहाँ पे जब हमें नाम लिखना होगा, जब फार्मूला बनाना होगा, तो सबसे पहले मेटल, फिर उसके बाद में जो है कि लिगेंड, ठीक है। अब कैसे इसको लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर? इसका आंसर देखिए, ओके। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे। इस ब्रैकेट के अंदर पहले सेंट्रल मेटल, एकदम अपोजिट हम लोग चलते हैं, जस्ट अपोजिट। फिर उसके बाद यहाँ पे आयन लिखा हुआ है, आयन। फिर उसके बाद जो है कि पेंटाइमीन NH3 नाइट्राइटो NO2, या इसको ONO भी लिख सकते हैं, ONO, ओके। ब्रैकेट बंद, 2+, 1 माइनस यहाँ से, 2 प्लस यहाँ से, 3 हो गए, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो फार्मूला जब बनाते हैं तो जस्ट अपोजिट काम करते हैं। फार्मूला बनाते वक्त क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट काम करते हैं, ओके। तो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, कुछ डिफरेंट टाइप का। हमें ज़्यादातर जो है कि मोनोडेंटेड लिगेंड प्रैक्टिस करना है, मोनोडेंटेड लिगेंड। राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। कौन कौन से हमारे पास? नंबर 1 प्लैटिनम NH3 Cl2 ब्रैकेट Cl2, okay, and this one is asked in 2011, compartment 2011, and next one is also from the 2011 platinum
NH3 NO NH3 3 NO Cl2 ब्रैकेट बंद, ओके, एंड Br2 2011 कंपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमें लिगेंड के नाम लिखने हैं AC, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रामीन एमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 4 क्लोराइड, ओके। टेट्रामीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 3 क्लोराइड, ओके। तो इस तरह से हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। एक बार ध्यान में रखेंगे कि अगर यहाँ पे हमारा काउंटर आयन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो हम मेटल का नाम एज सच लिख देंगे, मेटल का नाम एज सच लिख देंगे, ओके। लास्ट वाला आप देख लेते हैं, इसको नोट कर लिया होगा, ओके। टेट्रामीन अमाइन डाइक्लोरो नाइट्रोसिल प्लैटिनम 4 ब्रोमाइड, ओके। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और भी नेमिंग देख लेते हैं। जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे हुए हैं उस रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, और नेमिंग जितना भी ज़्यादा हो सके आप लोग करिए, और जो भी मोस्टली किसी ईयर में पूछे हुए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ रीजनिंग क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिज्म वगैरह पे हैं, ओके। तो स्टूडेंट आज इसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को जानने के लिए हमें बच्चों 2 थ्योरीज हैं जिनको जानना पड़ेगा। एक तो वार्नर की थ्योरी है और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे वार्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से काम चलाएंगे। हम इन्हीं 3 थ्योरीज के बारे में जानेंगे जो हमें ये बताती हैं कि किस तरह से जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी, वार्नर्स थ्योरी क्या कहती है कि मेटल में 2 तरह की वैलेंसीज होती है। मेटल में 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा अनइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है नॉन अनइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। उसमें लिगेंड हमारा जो होता है लुईस बेस का काम करता है
और जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है जिसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वो हमारा काम करता है लेविस एसिड का। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी metals have two types of valencies. Okay, in the formation of complex compound. ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में दो तरह की वैलेंसीज होती है। ओके, दीज आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। These are primary and secondary. ओके, अब इसमें दो पास्चुलेट्स हो जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से। क्या क्या होंगे? पहले की जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं? These are अनआइजेबल होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा क्या होती है? अनआइजेबल होती है। ठीक है, एंड these correspond to these valencies correspond to oxidation number, correspond to oxidation नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर को करिस्पॉन्ड करती है, मतलब इसकी मदद से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, एंड दीज आर अनआइजेबल एंड यू कैन राइट हियर these are non-directional। ओके, ये जो होती है नॉन डायरेक्शनल होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी हमारी जो होती है अनएजिबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं? ये करिस्पॉन्ड करती हैं लिगेंड्स कितने लगे हुए और कोऑर्डिनेशन नंबर को। These valencies correspond to coordination number, coordination number। ओके,
ये कोऑर्डिनेशन नंबर को बताते हैं, ओके, ऑफ द मेटल एटम, ऑफ द मेटल एटम। ये मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जितने लिगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, जितना लिगेंड उतना क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ओके। तो नेक्स्ट सेकेंडरी वैलेंसीज, सेकेंडरी वैलेंसीज आर satisfied by ligands, ओके। लिगेंड्स के द्वारा सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ये जानेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती हैं, these are non-ionizable, and these are non-ionizable and directional। ये नॉन आयनाइजेबल होती हैं और डायरेक्शनल होती है, मतलब कि एक इनका स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, जिससे कि एक पर्टिकुलर जो है कि शेप मिल जाता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, पेंटागोनल, ओके। तो इस तरह के शेप हमें मिल जाते हैं। हेंस जियोमेट्री is decided by now I will write here, decided by geometry is decided by secondary वैलेंसीज, ओके स्टूडेंट। तो हमने आज क्या जाना, हमने ये जाना कि जो वार्नर थ्योरी के हिसाब से कि मेटल की दो वैलेंसीज होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, आयंस के थ्रू, काउंटर आयन के थ्रू सेटिस्फाइड होती है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में मदद करती है। मतलब कि प्राइमरी जो वैलेंसीज होती हैं वो प्राइमरी वैलेंसीज ये बताती हैं कि सेंट्रल मेटल का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मीन्स प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय आयंस। और हमने ये बताया कि ये नॉन डायरेक्शनल होती है, इससे हमें कोई ज्योमेट्री का पता नहीं चलता है। यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बन जाता है कॉम्प्लेक्स आयन और मेटल और जो है काउंटर आयन के बीच में, कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन के बीच में, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है उसमें ये सेट करिस्पॉन्ड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को, और ये सेटिस्फाइड करती है किसको, ये सेटिस्फाइड होती है लिगेंड्स के द्वारा। तो अब लिगेंड चूँकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट भी होता है। तो जो ज्योमेट्री होती है वो डिसाइड होती है सेकेंडरी वैलेंसी से। ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा,
कि पॉलीगोनल होगा, किस तरह का शेप होगा, किस तरह की ज्योमेट्री होगी, ये जो है कि लिगेंड्स के द्वारा यानी सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारी प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयनाइजेबल होती है। नॉन आयनाइजेबल क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल से जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो वहाँ आयनाइजेशन का कोई जो है कि सवाल ही नहीं होता है। तो इस तरह से हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है और मगर डायरेक्शनल होती है। कोई भी ज्योमेट्री जो डिसाइड होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी से डिसाइड होती है कि मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, क्या शेप होगा पर्टिकुलर उसका, वो यहाँ से डिसाइड होता है। ठीक है, तो हमने आज वार्नर थ्योरी में ये चीज़ें जान ली कि किसी भी मेटल के पास दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, एक आयनाइजेबल होती है, एक नॉन आयनाइजेबल होती है। कल की क्लास में बच्चों हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।